तो अब हम आगे अपने उसकी बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे बेटा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने उसकी डेफिनेशन देखी और उसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन की ही तरह एक तरीके से हम और भी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो और पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। देखो जो हम चीनी खाते हैं तो हम उसको शुगर ही कहते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, तो वो सुक्रोज होती है बेसिकली। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होती है, ठीक है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई एक डाइसैकेराइड होती है सुक्रोज। तो बेसिकली हम किन कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहते हैं और किन कार्बोहाइड्रेट्स को नॉन शुगर्स कहते हैं। तो देखो बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट इन टेस्ट हो, है ना, जो खाने में हमें मीठे लगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हों, जिनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो सोल्यूबल इन वाटर हो, तो वो हमारी क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं। और इसके अलावा जो अब इन सब का अपोजिट कर दो कि जो कि टेस्टलेस हो, जैसे कि अगर तुम आलू को खाओगे, आलू के रस को अगर करोगे तो वो अलग बात है कि कोई मीठा आलू होता है, जनरली फिर वो टेस्टलेस होता है, वो स्टार्च होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो एक तो हमारा क्या है कि जो टेस्टलेस हो शुगर्स, मतलब जो स्वीट एंड टेस्ट ना हो, ठीक है, और जो एमरफस सॉलिड्स हो, मतलब स्ट्रक्चर उनका भी होता है बट फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो वो इतना ज्यादा रेगुलर उनमें अरेंजमेंट नहीं रह जाती है, ठीक है। और जो वाटर में इनसोल्यूबल हो, आलू तो पानी में नहीं घुलता, देखो केला पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। तो जो वाटर में इनसोल्यूबल हो, स्वीट इन टेस्ट ना हो और एमरफस सॉलिड्स हो, वो हमारी नॉन शुगर्स होती हैं। तो नॉन शुगर्स में जनरली हमारे पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड हमारे जनरली किस में आ जाते हैं, जो, या मैं ओलिगोसैकेराइड को ही कहूं तो ओलिगोसैकेराइड में बेटा थोड़ा ऐसा होता है कि भाई कुछ ओलिगोसैकेराइड तो हमारे शुगर्स में आ जाते हैं, पर कुछ ओलिगोसैकेराइड हमारे कुछ जो जिसमें फिर काफी सारे होंगे, जैसे 10 तक पहुंच जाएं, और वो डिपेंड करता है स्वीटनेस प्रोवाइड करने वाले ग्रुप अगर यूज हो गए बॉन्डिंग में तो फिर वो स्वीट टेस्ट नहीं देगा। जैसे पॉलीसैकेराइड सारे ही कैसे होते हैं, नॉन शुगर्स होती हैं, क्योंकि वहां इतनी बॉन्डिंग बनेगी, इतनी सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, तो वो ग्रुप यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग कि फिर उनकी वजह से जो स्वीट टेस्ट आता तो वो नहीं आ पाता। समझ में आई बेटा बात। तो अगर हम जनरल एग्जाम्पल कहें तो शुगर्स में मोनोसैकेराइड तो आएंगे हमारे, और जो हमारे नॉन शुगर्स हैं उसमें सारे पॉलीसैकेराइड्स आएंगे। ओलिगोसैकेराइड जनरली थोड़ा दोनों में बटे रहते हैं, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में। तो ये हमने शुगर्स और नॉन शुगर्स को देखा। इसी के आगे अब तुम देखो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स देखो बेटा क्या होती है, तुम्हें अगर ध्यान हो तो बेटा कि जब हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूनिट को किया था तो उसमें ध्यान करो कि सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन दे देता है, एल्डिहाइड के कीटोन्स। बहुत जल्दी भूल गए। एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है, एल्डिहाइड का, पक्का? पक्की बात। हाँ देखो शीतल सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही है इसका, वेरी गुड बेटा। तो एल्डिहाइड्स हमारे क्या होते हैं, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेटा एज कंपेयर टू कीटोन। ध्यान करो बेटा, ऐसे बताया था उसमें एक CH बॉन्ड होती है तो वो जल्दी टूट जाती है, जबकि कीटोन्स में तो दोनों CC बॉन्ड्स होती हैं तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसी वजह से ही हम एल्डिहाइड और कीटोन को वहां हमने डिस्टिंग्विश किया था कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जो हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एल्डिहाइड तो उनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा पर कीटोन उनसे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखो कैसे बांटी हैं, एल्डिहाइड कीटोन से नहीं बांटी हैं हमने इसको कैसे बांटा है बेटा, क्योंकि एल्डिहाइड एक ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल समझते हो ना, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन दोनों होते हैं तो सबको पता है दोनों में CO ग्रुप होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, अब देखो क्या होता है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, है ना, वैसे समझो जब वो दोनों आपस में जुड़ते हैं ना तो कई बार उनकी आपस की बॉन्ड बनने में जो उनका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो यूज हो जाता है, मतलब उसका O और इधर से H वाटर बन के बाहर निकल गए और एक कार्बन ने दूसरे मोनोसैकेराइड की कार्बन के साथ बॉन्ड बना ली, तो ऑलरेडी जो उसकी मोनोसैकेराइड फॉर्म थी उसमें तो था एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप, पर जब वो जुड़ा एक डाइसैकेराइड या एक पॉलीसैकेराइड या एक ओलिगोसैकेराइड बनने के दौरान वो ग्रुप उसका इस्तेमाल हो गया, समझ रहे बेटा। अब वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें अब इंटैक्ट फॉर्म में रहा ही नहीं कार्बोनिल ग्रुप। समझ में आ रही बेटा बात।
चाहे वो CO ग्रुप भी हो, वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। बेसिकली यहाँ जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इस बेसिस पे कर रहे हैं कि किन कार्बोहाइड्रेट्स में तो वो कार्बोनिल ग्रुप फ्री है, भाई नहीं बंधा किसी के साथ, और किन कार्बोहाइड्रेट्स में वो ग्रुप बंध गया, इस्तेमाल हो गया इन बॉन्डिंग। समझ में आ रही बेटा बात? तो जिनमें वो कार्बोनिल ग्रुप फ्री है वो हमारे क्या है, एक तरीके से हम वहां एक ऐसे जनरल यहाँ कह देते हैं, जबकि उसमें जो कीटोन है उस पर ही अप्लाई नहीं होगा, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है तो वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? और जिनमें वो कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डिंग में यूज हो जाता है तो अब नॉट फ्री है ना, तो अब नहीं है वो फ्री, तो उन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसमें भी वही बात आ जाएगी कि मोनोसैकेराइड में तो भाई हमेशा फ्री ही होगा, मोनोसैकेराइड तो सिंगल यूनिट ही है, किसी के साथ बंधी ही नहीं, तो सारे मोनोसैकेराइड्स कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ठीक है, और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ही होती हैं। अब जो ऑलिगोसैकेराइड है उनमें अगर यूज हो गया तो फिर वो नॉन रिड्यूसिंग है, अगर यूज नहीं हुआ तो फिर वो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। समझ गए? मतलब आ रही है बात समझ में? तो ये हमने इनको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन एक और बेसिस पर देखा, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर बेटा? आगे बात समझ में? तो अब हम थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर आएंगे। तो हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स को देखेंगे। पहले सिलेबस में ना डाई और पॉलीसैकेराइड के भी सिलेबस थे जो मैंने लास्ट पेज पर बना भी रखे हैं, पर अब इस टाइम वो सिलेबस में से स्किप हो चुके हैं, तो तुम्हें नॉलेज के लिए देखना हो तो बेशक देख सकोगे, पर मोनोसैकेराइड्स के तुम्हें करने हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स को भी देखो बेटा हम दो भागों में बांट देते हैं। अगर उनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो उसको एल्डोज शुगर कहते हैं। ठीक है, और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है तो हम उसको कीटोज शुगर कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक तो हम कहते हैं एल्डोज और एक हम कहते हैं कीटोज। तो एल्डोज कीटोज किस बेसिस पर कह रहे हैं ये तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, एक और भी हम वर्ड लगाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट मोनोसैकेराइड, कि अगर मान लो 3 कार्बन का है तो वो ट्रायोज शुगर है, अगर 4 कार्बन का है तो टेट्रोज शुगर है, 5 का है तो एक पेंटोज शुगर है, और 6 का है तो एक हेक्सोज शुगर है, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का सबको फॉर्मूला पता है ना? देखो फॉर्मूला हमें ग्लूकोज का पता है C6H12O6, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यही फ्रैक्टोज का भी फॉर्मूला है, पर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है। ठीक है, पर ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज शुगर होती है। कैसी होती है? अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या बात कह रही हूं मैं इसमें, कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और 6 कार्बन होती हैं, पर फ्रैक्टोज एक कीटोहेक्सोज शुगर होती है। जो फ्रैक्टोज होती है ना बेटा, फ्रैक्टोज कैसी होती है, एक कीटोहेक्सोज शुगर है। तो ऐसे ना क्वेश्चन ऐसे ऑप्शनल में आ सकते हैं कि भाई जो हमारा ग्लूकोज है वो कैसी शुगर है, या एक एल्डोहेक्सोज शुगर, इन चारों में से कौन सी होगी। तो ग्लूकोज का तो तुम्हें क्लियर पता ही रहेगा। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो हमारा एक ग्लूकोज, एक फ्रैक्टोज और एक हमारा होता है गैलेक्टोज, ये 3 हमारे मेन क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, एक राइबोज का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। राइबोज एक पेंटोज शुगर होती है, ये एक एल्डोपेंटोज शुगर होती है। एल्डोपेंटोज समझ रहे हो कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और 5 कार्बन एटम होते हैं इसमें। ठीक है, इसका भी अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, एक राइबोज का देखेंगे, एक ग्लूकोज का देखेंगे और एक फ्रैक्टोज का देखेंगे। मेन ये 3 अगर हमें पता है, इवन हम बड़ा भी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, डाइसैकेराइड बनाए या पॉलीसैकेराइड बनाए, सबका जो जड़ है ना, बेसिस है, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही है। अगर वो हमें क्लियर है तो हम कितने भी बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर भी आराम से बना सकते हैं, उसी की ही रिपीटिशन करनी होती है बस हमें। ठीक है, तो देखेंगे बेटा हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। डस्ट देखो, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज में हमें पता है कि 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ठीक है, इसका देखने जा रहे हैं हम ग्लूकोज का। देखो इसमें बेटा क्या होता है कि 6 कार्बन को ना बेटा एक लाइन में लगा दो, ऐसे देखो, ऐसे ना, ये तुम ट्रेंड फॉलो करना, आराम से बन जाएगा 4, 5 और 6। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा हमारा क्या है कि
एल्डिहाइड में हमारा जो पहला कार्बन है, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा एंड पर होता है, तुम देखो उसमें ग्रुप के अंदर कार्बन की 3 बॉन्ड बन रही होती है, तो बीच में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कभी भी आएगा नहीं। तो जो पहला कार्बन है वो हमारा इसका एल्डिहाइडिक कार्बन ही है, ठीक है। जो लास्ट वाला कार्बन है वो एक प्राइमरी एल्कोहल है, लास्ट वाला जो कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा CH2OH, ठीक है। अब बाकी जितने भी कार्बन बचे इन सब में एक तरफ H है और एक तरफ OH है, कुछ नहीं है, पर उसमें भी फिर कहाँ H है और कहाँ OH है इसका हमें ध्यान रखना है। जो तीसरा कार्बन है वहां अरेंजमेंट डिफरेंट है, OH इधर आ जाएगा और H हमारा इधर आ जाएगा। बाकी सब में OH हमारा राइट हैंड साइड में है और H हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। बस ऐसे इस बात को ध्यान रखो, तुम्हारा कभी भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, ठीक है। ये इसका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी इसके हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि कुछ रिएक्शंस देखेंगे ग्लूकोज के जो इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक तरीके से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हाँ इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर सही है, जो एक तरीके से इसकी सही होने पर वो लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं। बट फिर हम कुछ ऐसी भी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज ग्लूकोज ऐसी भी शो करता है जो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो फिर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी आए थे, तो वो भी हम इसी से ही डिराइव कर लेते हैं, इसी से ही इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इजीली निकल जाता है। अगर तुम्हें ये ध्यान है तो तुम कोई भी स्ट्रक्चर आगे बना लोगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब इसके नीचे तुम देखना एक ऐसे करके लिख रहा होगा, तुम अपने नोट्स में देखना, ऐसे डी करके लिख रहा होगा, कैपिटल डी लिख रहा है ना। ब्रैकेट के अंदर एक साइन भी बन रहा है। क्या साइन बन रहा है ब्रैकेट के अंदर? प्लस का। प्लस का बन रहा है ग्लूकोज के नीचे, देखो बीच वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, पहला वाला राइबोज का है, ठीक है ना। अभी उसको भी बताऊंगी। प्लस लिख रहा है और फिर यहाँ पर खाली ग्लूकोज लिख रहा होगा, ये लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ना बेटा देखो ऐसी भी बात आ जाती है, चलो पहले तुम उनके और देख लो, अभी हम फ्रैक्टोज का और देख लेते हैं और एक राइबोज का और देख लेते हैं। राइबोज में एक कार्बन कम हो जाएगा क्योंकि 5 कार्बन है। अब ऐसे समझो ये जो बीच का और था इसमें, इसको हटा दो, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे कैसा बना दो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, ठीक है। कुछ नहीं करना, तीसरे कार्बन को हटा देना है बस यहाँ से, तो राइबोज का स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा?